कम समय बचा है और प्लस कोरोना है। एक तरफ देखिए सुशील मोदी कोरोना से उभर रहे हैं, तो वहीं एनडीए में मुकेश सहनी को कोरोना हो गया है। कौन किस टीम में और किस टीम की तरफ से खेल रहा है। सर, जब हम लगातार ग्राउंड पे बात कर रहे थे तो लोग बता रहे थे कि इस बार घोर कन्फ्यूजन है। शायद जो सरकार बनाने का आंकड़ा है वो कम से कम इतना तो तय लग रहा है कि जो वर्तमान गठबंधन के प्रारूप है वो उसी प्रारूप में सरकार नहीं बना। कोई भी उस स्थिति में नहीं है कि वो ये बात कहने को तो लोग कह देंगे, लेकिन सरकार बना सके ऐसी किसी में हिम्मत नजर नहीं आ रही। लेकिन नीतीश कुमार अगर ये सोच रहे हैं कि वो किसी भी ऊपर से सरकार बना लेंगे तो इतना आसान भी नहीं होगा। हाँ, जब जंगल राज की बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि जरूरी थोड़ी है कि चोर का बेटा चोर हो या जो जूता सिलने वाला है उसका बेटा जूता ही सिले। बीच में नीतीश कुमार के चेहरे पर जो माहौल बिगड़ा, चुनाव के पहले लग रहा था कि नीतीश के चेहरे पर भाजपा को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा और सरकार उसी में बनेगी। लेकिन चुनाव जैसे जैसे हुआ और पहला चरण हुआ, अब नीतीश को एहसास हो गया है कि सरकार बनानी है तो नीतीश नहीं तेजस्वी के चेहरे पर बनानी पड़ेगी। खिलाफ आक्रोश, सीटिंग विधायक किसी भी पार्टी को उनको हारना है, मतलब कुछ लगभग, हाँ। हम लोगों को हारना। तैयारी कर रहे थे दीघा से, उठा के फेंक दिया गया। कुर्मी वोटर ज्यादा है, आंकड़े अगर साथ हो जाते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन नीतीश के कुमार के गढ़ में जाकर नीतीश का वोट छीन लीजिएगा, ये तो वो बात हुई कि तेजस्वी गढ़ में जाकर चुनाव को जीत के आ जाए। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव की टीम लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और जनता के नब्ज को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हो चुका है। 71 सीटों के लिए चुनाव हुआ और ये हमारा जो विधानसभा क्षेत्र का दौरा है, ये अंतिम 10 दिन और बचे हैं। आज के पंचनामा विश्लेषण में हम कुछ खास मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं जो इस राजनीति को लेकर के काफ़ी अहम है। जो 71 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, खास करके आज हम हमारे जो संपादक हैं नमन मिश्रा, इस पर आपको बहुत कुछ खास बताने जा रहे हैं। सर, आज के इस पंचनामा विश्लेषण में क्या कुछ खास है? एक खास ये है कि हम लगभग उस जगह पहुंच चुके हैं जहां प्रथम चरण खत्म हो चुका है और दूसरा 1-2 दिन के अंदर में होने वाला है। इन दोनों चुनाव के बीच में तैयारियां बहुत कम समय मिली है, तो जो फर्स्ट पेज के कैंडिडेट्स थे, जो पूरी हिम्मत अपनी रिसोर्सेस लगाए हुए थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो अपने दोस्तों जिन जो चुनाव लड़ रहे होंगे उनके लिए समय दे सके। पार्टियों के पास बहुत कम समय बचा है और प्लस कोरोना है। एक तरफ देखिए सुशील मोदी कोरोना से उभर रहे हैं, तो वहीं एनडीए में अब मुकेश सहनी को कोरोना हो गया है। 10 दिन उनकी छुट्टी हो गई है। अब उनका चुनाव खुद का है, अपने चुनाव में ही मौजूद नहीं रह पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरे पर विश्वास ज़्यादा करना पड़ेगा। आपकी कमी मुझे और मेरी कमी आपको भरनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं टीम जो एक टीम के तौर पर भी टेस्ट बड़ा है कि और टीम की से मुझे याद आया, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में टीम तो कोई फिक्स है ही नहीं। कौन किस टीम में और किस टीम की तरफ से खेल रहा है। सर, जब हम लगातार ग्राउंड पे बात कर रहे थे तो लोग भी बता रहे थे कि इस बार घोर कन्फ्यूज़न है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। लग रहा है कि पहला बार ऐसा विधानसभा चुनाव है जब हद से ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों में। ये कन्फ्यूजन तो है, कन्फ्यूज मैंडेट आने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि शायद जो सरकार बनाने का आंकड़ा है वो कम से कम इतना तो तय लग रहा है कि जो वर्तमान गठबंधन के प्रारूप है वो उसी प्रारूप में सरकार नहीं बनाएंगे। यानी जो एनडीए का 4 दलों का प्रारूप है वो 4 मिलकर सरकार नहीं बना पाएंगे। जो महागठबंधन के 4 दल हैं वो भी मिलकर 4 या 5 दल जो भी हो वो मिलकर सरकार नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही अगर हम पप्पू यादव की तरफ देखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ देखते हैं, चिराग पासवान की तरफ देखते हैं, प्रिया पुष्पम चौधरी की तरफ देखते हैं, इन सभी लोगों को देखने पे एक बात मुझे स्पष्ट समझ में आ रही है कि कोई भी उस स्थिति में नहीं है कि वो ये बात कहने को तो लोग कह देंगे, लेकिन सरकार बना सके ऐसी किसी में हिम्मत नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक बात ज़रूर है, अब कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की लहर दिख रही है, राजद की लहर स्पष्ट दिख रही है, नीतीश के खिलाफ इनकम्बेंसी दिख रही है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हम जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे कितने भी घरों के अंदर चले जाएं, कितने भी गाँव में चले जाएँ, हम लगातार आज भी देखिए आप किधर से आए हैं? आप महाराजगंज से आए हैं, गोपालगंज, गोविंदगंज, केसरिया, उस साइड से आ रहे हैं। और हम किस साइड से? हम इस साइड से सिवान, थावे, इन सब जगहों से हम आ रहे हैं और हम बीच में मिले हैं दोनों टीम। वरना आप और हम थोड़ी यहाँ सुमन बैठा होता, और हम दोनों जो इतने दूर से घूम के आए हैं, एक जगह मुलाकात हुई है, भोजन भी हमने स्लाइन होटल पे किया है। क्या लगता है, हमने जो बातें शेयर की आपस में, लगभग कॉमन बातें हमने शेयर की। किसी भी व्यक्ति से हम मिले हैं, सभी लोग 2 बातें जरूर कह रहे हैं। एक कि बदलाव होना चाहिए, मौका नए व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। दूसरा,
जो नीतीश कुमार बातें, 3 बात मुझे नीतीश कुमार मुख्य इस पे हम कुछ बोल देते हैं सर। आप जो बोल रहे थे कि लोग कह रहे हैं बदलाव के बारे में, जनरली हम जितने लोगों से मिल रहे हैं, दो तरफ के लोग हैं। एक तो है कि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तो बोलेंगे ही भैया कि राज्य जीतना चाहिए, कांग्रेस जीतना चाहिए, बीजेपी। जो आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगातार ये कह रहे हैं कि 15 साल से नीतीश कुमार शासन कर रहे थे, बिल्कुल अच्छा काम हुआ है, चाहे वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। जनरली जो कॉमन पब्लिक ओपिनियन था ये इसे रहा। ही एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। और ये 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी का सबसे बड़ा जो दुश्मन होगा इस बार वो एंटी इनकम्बेंसी होगा। हमने देखा यूजुअली भी बंगाल का आप देख लीजिए, बंगाल में 15 सालों का सरकार चला था, फिर उनको हटाए, फिर वो हारे। परिस्थितियाँ कहीं भी, मायावती अच्छे साल रही थी, कांग्रेस 10 साल तक रही थी। बदलाव सब जगह हुआ, होना चाहिए, बदलाव जरूरी भी है। लेकिन नीतीश कुमार अगर ये सोच रहे हैं कि वो किसी भी हुक्कर से सरकार बना लेंगे तो इतना आसान भी नहीं होगा। हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको कि जो छोटे दल हैं, जो जितना बड़ा अपना प्रारूप बनाना चाह रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि वो सरकार बनाने में अपनी मुख्य भूमिका बना कर रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। छोटे दलों की बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। जनता जिस तरीके का माहौल बनाई हुई है, हाँ ये ज़रूर हमने पिटिशन किया था, वो नज़र आ रहा है कि हाइपर लोकल लेवल पे सारे जितने विधायक हैं जीते हुए, उनके खिलाफ तो ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। खासकर कोरोना के दौरान। बिल्कुल, कोरोना की वजह से जो, या ऐसे भी माहौल बना हुआ है। बाढ़ में कई नेता अपने यहाँ नहीं पहुँचे, और भी परिस्थितियाँ खराब रही हैं, लोग नहीं पहुँचे। कोरोना में तो खैर निकला ही नहीं कोई। जनता इन बातों को भूल नहीं पाई है और वो याद है, क्योंकि कल ही हुआ है सब। और अब ऐसे में मुंगेर की घटना होना और सारी, नीतीश कुमार को 3 ही मुद्दों पर ही सरकार बनानी थी। एक, जंगल राज, जो जंगल राज कह के तथाकथित तौर पर वो लोगों को डराते हैं। मुझे लगता है कि शायद जंगल राज से लोग डर नहीं रहे हैं। हाँ सर, एक बात बताते हैं, हम लोगों से बात कर रहे थे। बिल्कुल सर। हाँ, जब जंगल राज की बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि ज़रूरी थोड़ी है कि चोर का बेटा चोर हो, या जो जूता सिलने वाला है उसका बेटा जूता ही सिले, वो आईएएस भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार खुद ही एक पॉलिटिशियन ना होके वो एक वैद्य होते हैं, क्योंकि वो वैद्य के बेटे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के जो 3 मुख्य बिंदु थे जिन पर वो सरकार बना रहे थे, एक सड़क, दूसरा बिजली, और तीसरा था कि जंगल राज वापस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जंगल राज की बात से डरने वाले लोग बहुत कम हैं। सवर्णों का एक मुट्ठी भर हिस्सा, पूरे सवर्ण भी नहीं, कुछ मुट्ठी भर हिस्सा सवर्णों का डर रहा है इस बात से। मुंगेर की घटना दिखाकर, या तेजस्वी यादव ने किसी की बाँह खींच कर फेंक दी, या तेजस्वी यादव ने अबू साहब वाली जो बात कही, इन बातों से सभी लोग नहीं डर रहे हैं। और इसी कारण से नीतीश कुमार की जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। हम स्पष्ट 1-2 चीज़ देख रहे हैं जो कि हम नोटिस किए हैं। बाप की जगह थोड़ी तबीयत भी नासाज है, रास्ते की धूल थोड़ी सी असर कर रही है। 1 साल बाद हम स्टूडियो से निकले हैं तो थोड़ा सा धूल ढककर तो भागना ही पड़ेगा। ये तो मेरा वचन था दर्शकों को कि भैया मैं रोड पर जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, अब कोरोना हो या सर्दी खांसी बुखार या धूल ही एलर्जी हो, झेलना पड़ेगा। खैर चलिए, बाकी लोग हैं ना स्टूडियो में, हम रोड पे ही सही है। मैं बोल रहा था नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ गई है। वो बेचैनी, नीतीश कुमार कभी भी अपना स्पेस, चेहरा शेयर नहीं करते किसी के साथ। अपने चेहरे पर ही वोट, अपने चेहरे पर ही सारा कुछ। लेकिन बीच में नीतीश कुमार के चेहरे पर जो माहौल बिगड़ा, चुनाव के पहले लग रहा था कि नीतीश के चेहरे पर भाजपा को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा और सरकार उसी पर बनेगी। लेकिन चुनाव जैसे जैसे हुआ और पहला चरण हुआ, अब नीतीश जी को एहसास हो गया है कि सरकार बनानी है तो नीतीश नहीं, तेजस्वी के चेहरे पर बनानी पड़ेगी। तो आप ऐसे में पूछ सकते हैं कि 2015 में तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही सरकार बनने गए थे, तो भाजपा तो पिट गई थी। लेकिन याद करना पड़ेगा, वो संदर्भ अलग था। उस दौरान नरेंद्र मोदी को एक फ्रेश मैंडेट मिला था और एक बड़ा वोट वर्ग एकजुट हो गया था नीतीश कुमार के साथ, जो लालू यादव का वोट वर्ग था और भी थे। लेकिन इस बार बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चिराग पासवान हैं, पप्पू यादव हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, नीतीश कुमार भाजपा के साथ इस बार हैं। और इन सभी फैक्टर्स के बाद एक बड़ी बात कहीं ना कहीं सामने हो जाती है कि नरेंद्र मोदी के तस्वीरों को खुद नीतीश कुमार लगाने लगे हैं प्राथमिकता से, जदयू के लोग लगाने लगे हैं, रैलियों में दिखने लगा है। ये बड़ा दिलचस्प है सर। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुद को आगे रख रहे थे, लेकिन अब उनको भी आभास हो गया कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इतना विनम्र हो चुके हैं, बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार का जिक्र नहीं कर रहे सर। 3 जगहों पर कभी भी आप देखिएगा कि ना खर्च देखा जाता है और ना ही कोई दरवाज़ा छोड़ा जाता है। अगर किसी की शादी हो, सारे लोगों को न्योता दिया जाता है, खर्च की कसर नहीं छोड़ी जाती है। अगर कोई चुनाव लड़ रहा हो और अगर कोई बीमार हो, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से थोड़े से बीमार हो गए हैं, बीमारी तो उनको हो गई है और चुनाव भी है, तो वो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं।
उन्हें अभी तक लगता था कि नरेंद्र मोदी के बिना वो सरकार बना लेंगे और नरेंद्र मोदी चेहरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन रातों रात ये सब कुछ बदला है। हमने मैं वाकया बता दूँ दर्शकों को भी, बहुत सारी रैलियों में हम गए, लेकिन एक रैली का मैं वाकया बता दूँ आपको। सभी रैलियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक रैली की मैं बात करना चाहूँगा। मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, ये बता दूँ सवर्ण बहुल क्षेत्र है। नीतीश और नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई। अक्सर इस रैलियों का पैटर्न यही रहा है इस पूरे चुनाव में। नरेंद्र मोदी आते हैं, नीतीश कुमार अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी को 20-22 बार नाम लेते हैं उनका, और जो शब्द प्रयोग करते हैं आदरणीय, श्रद्धेय, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। और देखिए चाय वाला भी आ गया, चाय वाले लगातार आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं कभी कुछ। और अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गठबंधन में कोई दिक्कत है क्या? नीतीश जी से ज़्यादा हम विश्वसनीय हैं। और देखिए खास बात ये है ना कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, वो मुझसे पहले जैसी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं हमारे परम मित्र, और 2 से 3 बार नाम लेते हैं, और वो भी कहते हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं आने देना है। एक बहुत बड़ा बदलाव है सर। डेफिनेटली बदलाव है। इसके पहले सर प्रधानमंत्री बार बार नीतीश कुमार का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब कहीं न कहीं जो है माहौल को देखते हुए अब पूरा पासा पलटता हुआ दिख रहा है। मानने पर रस्सी में गांठ है, रस्सी जुड़ नहीं सकती है, टूटी थी जो 2014 में नीतीश कुमार ने अपनी सहूलियत से तोड़ा था। कौन भूल सकता है ऐसा बड़का झूठा पार्टी? कोई नहीं बोलता। तमाम तरह की बात। अरे अब बोल मैं बता रहा हूँ कि चिराग पासवान इतना अग्रेसिव हो रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रामेश्वर चौरसिया जितना आग कौन मुंह से निकाल रहा है, राजेंद्र सिंह हुए, जितना रंजन सिंह है, इन लोगों ने जितना आग उगला है नीतीश जी के प्रति और सुशील मोदी के प्रति, मुझे लगता है कि चिराग पासवान जीते ना जीते, लेकिन उन्होंने नहीं होता कि बम फटते हुए हम देखेंगे नहीं, लेकिन आग तो हम ही लगाए हैं। सर सुशील मोदी का नाम नहीं है सर, क्या स्थिति है सर उनका पॉलिटिकल पार्टी के भीतर? हम लोगों से बात कर रहे थे, सुशील मोदी को लेकर से भाजपा के कार्यकर्ता के बीच में काफ़ी रोष है सर, और वो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन गए, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। शुरुआती दौर ही मैंने सासाराम से की थी। मुझे जैसे ही पता चला कि रामेश्वर चौरसिया बागी हो गए हैं, मुझे तो पता था कि पक्का अब कांड होगा। कोई छोटा मोटा नाम नहीं है रामेश्वर। बिल्कुल, अरे पार्टी के बड़े पदों पे रहे हैं, विधायक रहे हैं, प्रभारी रहे हैं कई राज्यों के, और ये कोई टूटपुंजिया नेता नहीं है कि ये सुशील मोदी जी को चुपचाप विरोध करेंगे चल जाएंगे। या तो गिरिराज सिंह से भी खतरनाक है, मैं बता दूं आपको। भले ही वो विवादित बयान नहीं देते हूँ, लेकिन संगठन में काफ़ी पकड़ है। अब आप लोग की राजनीति जो पत्रकारिता नहीं शुरू की आप लोगों ने ना, आपके ज़माने में नहीं दिया है। हमने तो जब पत्रकारिता शुरू की थी ना, तो रामेश्वर चौरसिया के उन लोगों में नाम आता है जो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाने में जिनका हाथ है, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने आडवाणी, नीतीश कुमार, इन लोगों को औकात याद दिलाई। ये वो नामों में से, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप इतने हल्के में मत लीजिए। नरेंद्र मोदी के सामने अगर रामेश्वर चौरसिया खड़े हो जाएंगे तो नरेंद्र मोदी को भी थोड़ी देर के सोचना पड़ जाएगा कि आखिर करे तो क्या करें, कैसे इस बागी से कैसे हैंडल करें। और वही बात है, देखिए 2-3 चीज़ें मैं स्पष्ट बता दूं आपको। एक बात तो है, नीतीश कुमार भाजपा को जिस तरह से अब छोड़ रहे हैं फ्री हैंड देकर, भाजपा यही चाहती थी। चिराग से डरा कर, पुष्पम से डरा कर, पप्पू से डरा कर, किसी तरह के डर कर नीतीश उनकी गोद में आकर बैठ जाए, मतलब कि फुल कंट्रोल उनको दे दे। और नीतीश जी लगभग पहले चरण के बाद कंट्रोल देते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके मुंगेर की घटना के बाद सर। बिल्कुल। और दर्शकों को ये बता दूं कि ये पावर शिफ्ट जो है ना, बहुत आसान समझ में नहीं आता आसानी से। भगवान ने मुझे थोड़ा सा दिया है पॉलिटिकल समझ, मैं पकड़ लेता हूँ जब पावर शिफ्ट होता है तो। और नीतीश कुमार का पावर शिफ्ट खासतौर पे जब मुंगेर की घटना के बाद आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह, उनको वहाँ से हटाना, वहाँ से ये सारी चीज़ें, ये पावर मूव्स हैं। ये आप नहीं कह सकते नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये भाजपा करवा रही है। भाजपा जिस तरीके से नीतीश कुमार पर अब धीरे धीरे हावी होगी, नीतीश जी को समझना चाहिए कि तीसरे चरण तक आते आते हो सकता है वो मुख्यमंत्री के दावेदार न रह जाए। चिराग पासवान हिंट भी कर रहे हैं। चिराग पासवान तो खुला चिराग पासवान ने कह दिया कि नीतीश जी अब आपके पास कुछ चारा नहीं है। आप इशारा भी कर दिया और देश सजाएं भी दे दी। चलिए तेजस्वी यादव के साथ मैं दूसरी तरफ एक और बात बता दूँ आपको कि हमें केवल एनडीए की बात करने नहीं आए। चिराग पासवान की भी स्थिति आप देख लीजिए, जल्लाहट जो दिख रही है। चिराग मैं बोल रहा हूँ तेजस्वी यादव, तेजस्वी की जल्लाहट साफ दिख रही है। देखिए तेजस्वी यादव मौजूदा दौर में सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में से एक है। कोई शक नहीं। जबरदस्त जमीनी पकड़, जबरदस्त उत्साह,
एक नहीं होता कि रिप्लेसमेंट के तौर पर ये या ये, तो ये ज़्यादा लोग चुन रहे हैं, वो हैं ज़्यादा तेजस्वी यादव को। मैं एक चीज़ जोड़ दूं सर, वो इसलिए सर कि लगातार तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार को मुद्दा बना रहे थे और एनडीए के नेता इसको बदलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनका एनडीए का कमजोर पक्ष था रोजगार, लेकिन तेजस्वी ने अंततः इसे सर मुद्दा बना ही दिया। ये उनकी काबिलियत है। सुशील मोदी जैसे जो कि जिनको अच्छी खासी अर्थशास्त्र की समझ है, अर्थशास्त्री मानते हैं खुद को, उस व्यक्ति के साथ धोखा हो गया। 10 लाख पे बोल दिए कहाँ से पैसा आएगा, 19 लाख पे कह दिए कि हम दे देंगे, तो फंस गए। नौकरी की बात कर रहे हैं। फंस गए, तेजस्वी ने फंसा लिया। लेकिन तेजस्वी यादव से जो भूल चूक हुई है थोड़ी बहुत, खासतौर पे जो बार बार जंगल राज वाली बातें कही जा रही हैं, इससे उनको भी समझना चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि तेजस्वी से अब मांझी का कितना बड़ा वोट बैंक है तो नहीं पता मुझे, मुकेश सहनी का वोट बैंक था, कुशवाहा का कुछ वोट बैंक था, जिस वोट बैंक को उनकी आवश्यकता उनको थी मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब कुशवाहा को टिकट देकर अपनी पार्टी से ही कई कुशवाहा नेताओं को और माझी समाज के और निषाद समाज के कितना जिता पाएंगे तो नहीं मत बता सकता हूँ, चुनाव बताएगा। लेकिन तेजस्वी यादव से एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक तो हुआ है। कांग्रेस को जो सीटें दी गई हैं 70, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। कांग्रेस ने या तो सीटों के बंटवारे में खेला कर दिया है या मदन मोहन झा का नहीं चला है। मदन मोहन झा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उन प्रभावशाली अध्यक्षों में से है, अश्विनी में अशोक चौधरी का नाम आता है, जो कि इन्होंने कुछ अच्छा किया है। लेकिन इस बार या तो इनसे गलती हो गई या शीर्ष नेतृत्व ने गलती कर दी या टिकटों के हेरफेर में देने में किसी से बहुत बड़ी चूक हुई है ऊपर के लेवल पे, या राजद ने जानकर हारने वाली सीटों को दे दिया है। लेकिन तेजस्वी को भी समझना पड़ेगा, ये सीटें जीतेंगे तभी जाके सरकार बनेगी। अब किसके साथ सरकार बनाएंगे अगर वो भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं? मैं तो और भी चीज़ें सोचता हूँ, लेकिन मेरी सोच से क्या मतलब, अगर वो भाजपा के साथ चुपचाप सरकार नहीं बना रहे हैं, अगर वो नीतीश के साथ नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? कैसे सरकार बनाएंगे? आप 100 सीट भी जीत कर आ जाते हैं, अब जितने लड़कर आ रहे हैं, सरकार बना लीजिएगा, नहीं बन रहा है। और ये इसलिए भी नहीं बन रहा है क्योंकि जहाँ आपके कई सीटिंग विधायक हारेंगे इस बार तय है। सिटिंग विधायक के खिलाफ आक्रोश है। बिल्कुल, सीटिंग विधायक किसी भी पार्टी को उनको हारना है, मतलब कुछ मैक्सिमम लोगों को हारना है। वो अगर जीत जाते तो हमारा हो सकता है आकलन गड़बड़ा जाए, लेकिन जनता में आक्रोश है, उसका फल आपको दिखेगा। अब बात करते हैं कि गलती कहाँ हुई। कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई हैं, राजद के जो समर्थक हैं, जो दर्शक राजद से सिंपैथाइज करते हैं, वो मानेंगे इस बात को। कांग्रेस अपने के कई नेता अपने जिन क्षेत्रों से तैयारी कर रहे हैं उससे 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे नेताओं को हारने से भगवान भी नहीं रोक सकते। गुंजन पटेल का उदाहरण आप देखिए। गुंजन पटेल तो मान लीजिए युवा नेता है, अभी तो बहुत उनका जीवन लंबा बाकी है राजनीतिक। अब तैयारी कर रहे थे दीघा से, उठा के फेंक दिया गया नालंदा में। कुर्मी वोटर ज़्यादा है, आंकड़े अगर साथ हो जाते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर नीतीश का वोट छीन लीजिएगा, ये तो वो बात हुई कि तेजस्वी गढ़ में जाकर चुनाव को जीत के आ जाए। ऐसा बहुत कठिन हो गया, एक राजनीतिक कुर्बानी दे दी गई एक युवा नेता की। वैसे ही देखिए संजीव सिंह बहुत मेहनत कर रहे हैं वैशाली से, यहीं बगल में वैशाली है, हम गए भैया, मुजफ्फरपुर उनका गृह क्षेत्र है। भूमिहारों की बोलता है, उनको भेज दिया गया है। भूमिहार अगर एकजुट हो जाते हैं और दे देते हैं वोट तो जीत जाएंगे। हालांकि बहुत जनसंपर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को मिल रहे हैं। ऐसे देखिए प्रवीण सिंह कुशवाहा कहाँ टिकट मांग रहे थे, उठा के पटना दिया गया। कई मैं नाम लेता जाऊँगा तो आप मतलब रात हो जाएगी। कांग्रेस ने कई नेताओं को इस बार मौका दिया है, लेकिन उनका साथ नाइंसाफ़ी करके आप लगातार प्रयत्न थे कि मुझे टिकट चाहिए, और पार्टी को टिकट देना भी था, लेकिन यहाँ से जहाँ से आप ट्राई कर रहे हैं वहाँ से नहीं, वहाँ से दिया गया। मैनेजमेंट की कमी थी सर। अरे लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट दिया टिकट भाजपा हराने के लिए, सरकार ना बने, ऐसा किया गया। लेकिन इनका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए हम अफवाहों पे नहीं जाएंगे। लेकिन चर्चाएं तो हो रही हैं। अब ऐसे में मेरा जो विश्लेषण है, आज जो वीडियो में आप लोगों को बिठा के हम इधर से पका रहे हैं हाईवे पे, लाइन होटल पे, उसका मकसद है आप, मैं और विशाल और सुमन, हम लगातार बात कर रहे हैं। हम अलग अलग 4 क्षेत्रों में हैं, और हम जब एक जगह जुटते हैं तो हम अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, कहाँ खाएँ कहाँ रहें। कल तो आप लोग बॉर्डर पे सोना पड़ा था आप लोगों को, ये जो बेंच होता है उस पर सोए थे, नहीं रात बिताए थे। हाँ जी, बेंच पर रात बिताए थे। ये तो हमने क्या नोटिस किया, अगर नीतीश कुमार को सरकार बनानी है तो भाजपा से दबकर बनानी पड़ेगी। ये तो अब स्पष्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री तो भाजपा भरोसे बनेंगे, अपने भरोसे नहीं बनेंगे, ये तय में से। अगर बन भी जाते हैं तो पावर शिफ्ट कर जाएगा, उस तरीके से प्रभावशाली नहीं रह पाएंगे। पावर शिफ्ट हो रहा है, बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है।
वो बाढ़ का पानी नहीं आता है, उससे आ रहा है, पावर शिफ्ट हो रहा है, मुझे दिख रहा है बहुत विब्रेंटली। बाबा से भी डिस्कशन मेरी हो रही थी आज, और कई अलग अलग पॉलिटिशियन से हमें लगातार दर्शक फ़ोन कर रहे हैं। कम से कम मुझे लगता है कि 200 फ़ोन आज मैंने दर्शकों का उठाया है। सभी लोग अपने घर बुला रहे हैं भोजन करने के लिए, मैं बिल्कुल पहुंचूंगा। आपको मैंने सबको नंबर दिया है ताकि हम दर्शकों के यहाँ भी पहुँचे, हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस फ़ोन कर रहे हैं, वो नेता जो फ़ोन कर, देखिए अब मैं इस पर बता दूँ, हम पॉलिटिशियंस हमें अगर फ़ोन नहीं करते हैं, अगर वो करते भी हैं तो बुराई करने के लिए, हम पर केस करना होता है तो करते हैं, या अगर फ़ोन करते हैं तो दो गंदी बातें सुनाकर छोड़ देते हैं कि आप इस पार्टी से पैसा लिए हैं, आप मेरे खिलाफ चला रहे हैं, आई आप उस पार्टी से पैसा लिए हैं, आप मेरे खिलाफ चला रहे हैं। ये सब बोलने के लिए, हमारी बड़ाई करने के लिए कोई फ़ोन नहीं करता। आज तक किसी नेता ने मुझे खुले मुँह से नहीं कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नमन जी, किसी ने नहीं कहा। मैं भी किसी नेता की बड़ाई नहीं करता हूँ, स्पष्ट। अच्छा कर दीजिए तभी मैं कभी निकाल लूँगा, ये मेरी खूबसूरती है मेरी पत्रकारिता की। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मैं मुख्य मुद्दे पर है। हम जो देख रहे हैं यहाँ से, आपसे मैंने डिस्कशन जो हुई, नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए भाजपा के अंतर्गत बनाना पड़ेगा, भाजपा के अंडर रह के बनाना होगा। भाजपा अगर उनको जैसे लालू ने दे दिया तो नीतीश कुमार जिस तरह से आहंग उनमें भरा हुआ है, क्या वो स्वीकार कर पाएंगे इसको? ये बहुत बड़ा सवाल है। किया तो आज तो वही मैं बता रहा हूँ आपको ना, पिछले 48 घंटे में चुनाव के बाद से कर रहे हैं, वो पावर शिफ्ट हो रहा है भाजपा की तरफ। और मैं बता दूं आपको कि तेजस्वी जी को भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर सरकार बनानी है तो। या तो उन्हें वैकल्पिक मुद्दों को देखना होगा। अगर बिहार में चिराग पासवान, ये चिराग तो खैर बोल नहीं रहे, अगर उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, ये अगर मिलकर कुछ अगर सीट्स लाते हैं तो उनको वहाँ सोचना पड़ेगा। या उनको भी कांग्रेस ने जो सीटों को देने में गलती कर दी है, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और उसकी वजह से हो सकता है इनको भी नीतीश के साथ जाना पड़े। और नीतीश जी को भी अगर भाजपा ज़्यादा दबाएगी तो उनके पास भी एक ही रास्ता बचता है, बैक टू पब्लिक, राजद के पास फिर आ जाए, घर वापसी हो सकती है दोनों की। ये एक तो भावना है। और देखिए अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों दलों को यहाँ से बहुत सोच समझ के चलना होगा। और अगर सरकार बनाना ही है, फिर चुनाव नहीं कराना है या रसम नहीं लगवाना है, तो 25 तारीख तक बिहार में आप चुनाव के बाद पॉलिटिकल ड्रामा ज़बरदस्त देखिएगा, उठा पटक होगा, सब कुछ होगा, और रातों रात मुलाकातें होंगी और दावे किए जाएंगे सरकार बनाने का, होटल बुकिंग होगा, विधायकों को ले जाया जाएगा, तमाम तरह के पॉलिटिकल सियासी ड्रामे होंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होता है, कुछ पता नहीं क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होगा और बहुत कुछ होगा, देखा जाएगा। बहुत मज़ेदार चुनाव होने वाला है। अभी तुम सड़क पर ही हैं और सड़कों से ही आपको खबर दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। तो हमारे संपादक नवल मिश्रा ने आपको बताया कि इस बार जो है घोर कन्फ्यूज़न है, और जब रिजल्ट आएगा 10 नवंबर को, उसके बाद से जो है सियासी ड्रामा जो है उसकी शुरुआत होगी। तो हम इस वक्त सड़क पर हैं, आपको लगातार यहाँ से खबर दिखाते रहेंगे। संसद की से खबर देखना चाहते हैं तो आप टेलीविजन से देखते रहें, लेकिन अगर वाकई में रियल ग्राउंड रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो भारत लाइव के साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।